हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस में। और आपको पता है कि हमारी ये पॉलिटी की सीरीज चल रही है और इसमें हम पॉलिटी को समझ रहे हैं, जो हमारा संविधान है उसको अच्छे से समझ रहे हैं। तो अभी हम संसद पढ़ रहे थे और संसद में हमने लोकसभा और राज्यसभा को दो वीडियोज में कवर कर लिया है। उसके बाद भी संसद से बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, जिन्हें उच्च सदन और निम्न सदन भी कहते हैं। तो हमारा उच्च सदन होता है राज्यसभा और लोकसभा हमारा निम्न सदन होता है। इन दोनों सदनों के कुछ पीठासीन अधिकारी होते हैं और वो अधिकारी आमतौर पर लोग उतने अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड जो प्रावधान है, इनको जो शक्तियां और अधिकार हैं, उनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आज हम उन पर चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से आज का जो हमारा बिंदु होगा, केंद्र बिंदु, वो लोकसभा अध्यक्ष होगा। लोकसभा अध्यक्ष के पास क्योंकि संसद में लगभग लगभग सर्वाधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक अधिकार का मतलब ये संसद की पूरी कार्यवाही उसी पर निर्भर करती है। संसद की कार्यवाही का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। उसको उसकी पद और गरिमा को कोई भी वहां पे उसके द्वारा की गई जो कार्य संचालन है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती और न्यायालय में भी उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे विशेषाधिकार उनको प्राप्त होते हैं, उन पे आज हम चर्चा करेंगे। और इन विशेषाधिकारों से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तब भी लोकसभा अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धन विधेयक, कौन बताएगा कि धन विधेयक है या नहीं है, तो आपको पता है लोकसभा अध्यक्ष बताएगा। तो जो आपके वनडे एग्जाम है इनमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी एक फैक्ट से। और बाकी जो आपके एग्जाम्स होते हैं, जैसे पीसीएस हो गया, स्टेट पीसीएस हो गए सारे, और आपका जो यूपीएससी हो गया, उनमें तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनकी भरमार रहती है और उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे संसद के पीठासीन अधिकारी होते हैं, तो संसद आपको पता है संसद किससे बनी होती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। संसद के तीनों आर्टिकल आपको पता ही होंगे। हमारा जो संसद है, सरला एक शब्द है, उससे आप याद रख सकते हैं। तो संसद 79 में होती है, हमने आपको बताया था। और 80 में हमारी होती है राज्यसभा और 81 में होती है लोकसभा। ये तीनों आर्टिकल आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं संसद के पीठासीन अधिकारियों की, तो ये पीठासीन अधिकारियों में अब दो सदन होते हैं हमारे। कौन कौन से? एक हमारा हो गया लोकसभा और दूसरा हो गया हमारा राज्यसभा। ये दो हमारे सदन हो गए। अब इन दो सदनों में पीठासीन अधिकारी होते हैं। तो पीठासीन अधिकारी में लोकसभा में जो हमारा प्रथम है वो लोकसभा अध्यक्ष हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के बाद इसमें कौन होता है? दूसरे नंबर पे उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो गए। और उपाध्यक्ष के बाद यहाँ पे क्या होते हैं? सभापति पैनल होता है। ये शायद कुछ लोगों को नया लग रहा होगा, सभापति पैनल, सभापति पैनल। अब ये सभापति पैनल क्या होता है, इन पे अभी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। उधर राज्यसभा की अगर हम बात कर लें तो यहाँ कौन होते हैं? पहले नंबर पे हमारे सभापति होते हैं। सभापति हमारे कौन होते हैं? जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। इनको हम कह सकते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? उपसभापति, उपसभापति होते हैं हमारे। और तीसरे नंबर पे उपसभापति पैनल, उपसभापति पैनल। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे सभापति पैनल होता है और यहाँ पे उपसभापति पैनल होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे उपसभापति होते हैं, उपसभापति, यहाँ पे सभापति जो होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति वैकल्पिक और नहीं हो सकते हैं, उनका प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पे उपसभापति पैनल होता है क्योंकि राष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति हमारे होते हैं, वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति के द्वारा जो पैनल होता है, उपराष्ट्रपति पैनल, उसका गठन किया जाता है और उसमें
उपसभापति पैनल जो होता है उसका गठन किया जाता है। तो उपसभापति पैनल किसमें होता है? राज्यसभा में, ये बात आप याद रखेंगे। और सभापति पैनल किसमें होता है? लोकसभा में। अब ये है क्या, इनका मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीजें हमें समझनी है। तो लोकसभा अध्यक्ष और सभापति, इनको तो आप जानते हैं। अगर कभी संसद के परिप्रेक्ष्य में आपसे कभी अध्यक्ष शब्द का प्रयोग हो या स्पीकर का प्रयोग हो, तो आप जानते हैं वो कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। अगर केवल अध्यक्ष का भी प्रयोग होता है तब भी हम लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं, और अगर केवल सभापति की बात हो तो हम किसकी बात करते हैं? उपराष्ट्रपति की, जो हमारे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये हमें याद रखना है, इन दोनों शब्दों का मतलब, एक अध्यक्ष और एक उपसभापति, वो सभापति और उपसभापति। सभापति और उपसभापति कुल मिला के संबंधित है राज्यसभा से, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संबंधित है लोकसभा से। ये याद रखना है हमें, ये जरूरी भी है। अब यहाँ पे ये लोकसभा की संरचना है, पीठासीन अधिकारियों की हम बात कर रहे हैं, तो ये अधिकारियों का कुल मिला के क्रम यहाँ पे होता है और अधिकारियों का क्रम यहाँ पे होता है। अब ये क्रम कैसा होता है? सबसे पहले हम लोकसभा को पढ़ने वाले हैं, और लोकसभा में भी हम जो पढ़ेंगे वो लोकसभा अध्यक्ष को पढ़ने वाले हैं। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जानेंगे, उसके बाद उपाध्यक्ष के बारे में और सभापति पैनल के बारे में। तो आज हम लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको समझने वाले हैं, उसके बाद हम समझेंगे राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों के बारे में, क्योंकि लोकसभा के पीठासीन अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इन पर चर्चा कर लेते हैं। तो पीठासीन अधिकारियों में सबसे पहले हमारे आते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। अब लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात है कि इनका निर्वाचन कैसे होता है। इनका जो निर्वाचन है वो किस प्रकार से होता है? तो निर्वाचन इनका कब होता है? जब लोकसभा चुन के आती है, जब लोकसभा के जो सदस्य हैं वो निर्वाचित होके आते हैं, और पहला जब सत्र होता है लोकसभा के पहले सत्र में, पहला सत्र होता है जब, उस पहले सत्र में जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की डेट को डिक्लेयर करते हैं। कौन डिक्लेयर करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति तिथि निर्धारित करते हैं, ठीक है, तिथि निर्धारित करते हैं। जब भी लोकसभा हमारी गठित होके आती है, उसकी पहली जो पहला सत्र या पहली मीटिंग होती है उसमें राष्ट्रपति जी तिथि निर्धारित करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव की जो तिथि निर्धारित हो जाती है, और ये जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, सदस्यों के द्वारा ही इनका चुनाव होता है, ठीक है, सदस्यों द्वारा चुनाव होता है, और इसमें मतदान होता है, ठीक है, सदस्यों द्वारा चुनाव होता है और मतदान के द्वारा इनको लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। अब लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए, अब चुनने के बाद इनकी पदावधि क्या होगी, ठीक है, तो पदावधि की अगर हम बात कर लें तो पदावधि जो इनकी होती है लोकसभा अध्यक्ष की, वो होती है जब तक लोकसभा जीवित रहे। कहने का मतलब है आजीवन, लोकसभा के आजीवन काल तक लोकसभा अध्यक्ष का पद रहता है। आजीवन का मतलब क्या हो गया? जब भी कोई लोकसभा गठित होकर आती है तो वो जब तक रहेगी और जब तक उसका विघटन नहीं होता है, तो लोकसभा का जो लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो तब तक बना रहता है जब अगली लोकसभा चुनकर आ जाती है। लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं रहता है। जब अगली लोकसभा चुन के आ जाती है उसकी फर्स्ट मीटिंग तक लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो बना रहता है। लोकसभा जो समाप्त हो जाने पर या लोकसभा विघटित हो जाने पर लोकसभा अध्यक्ष का पद समाप्त नहीं होता है। वो कब समाप्त होता है? जब अगली लोकसभा चुनकर आ जाती है और उसकी फर्स्ट मीटिंग होती है तब, ठीक है। उसके बाद अब इनकी जो पदावधि है ये पद से हट कैसे कैसे सकते हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ये पद से कैसे कैसे हट सकते हैं, ठीक है। पद त्याग की बात कर लें हम, पद त्याग इनका किस प्रकार से हो सकता है? तो पहली कंडीशन है ये किसी भी सदन के या लोकसभा के सदन के सदस्य ना रहने पर, ठीक है, सदन के सदस्य
ना रहने पर, एक कंडीशन तो ये हो गई कि सदन के सदस्य अगर ये ना रह जाएं तो इनका जो पद है वो त्याग हो जाएगा या पद से हट जाएंगे। दूसरी चीज क्या होगी कि ये अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं, लिखित त्याग पत्र उपाध्यक्ष को दे दें, अगर उपाध्यक्ष को देकर। दूसरा जो प्रकार है कि इन्हें कैसे अपने पद से ये हट सकते हैं, तो लिखित जो त्याग पत्र है वो ये किसको दे सकते हैं, तो उपाध्यक्ष को अपना लिखित त्याग पत्र दे सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे, तो उपाध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, जैसे राष्ट्रपति किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को, ना कि ये किसी और उच्चतर अधिकारी को। ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति में से भी किसी को दे सकते थे, ऐसा आप सोच सकते हैं जब एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन ये किसे त्याग पत्र देते हैं, उपाध्यक्ष को। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद तीसरी एक और कंडीशन है, अगर लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करते हैं और उस प्रस्ताव को पारित करने के बाद उनको लगता है कि हाँ लोकसभा अध्यक्ष को हटाना चाहिए, लेकिन ये जो प्रक्रिया है, अगर इस प्रक्रिया के बारे में सोचना है तो सोचने के लिए भी कम से कम 50 सदस्य चाहिए। ठीक है, अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के बारे में केवल सोचा जा रहा है तो सोचे जाने के लिए केवल 50 सदस्य चाहिए। ठीक है, 50 सदस्य ऐसा विचार, उस पर बातचीत कर सकते हैं, उस पर डिस्कस कर सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाना चाहिए। हम समझ लेते हैं, हम बात कर रहे थे कि लोकसभा अध्यक्ष का पद त्याग। तो लोकसभा अध्यक्ष का पद त्याग दो तरह से हमने जान लिया था, एक तो वो सदन के सदस्य ना रहने पर, अगर वो जिस लोकसभा का सदस्य है और सदस्य नहीं रहता है अगर किसी सदन का, तो उसके बाद उसका पद त्याग हो जाएगा। उसके बाद लिखित त्याग पत्र दे सकता है किसको, उपाध्यक्ष को। और तीसरा जो तरीका है कि अगर लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दें कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाना चाहिए, लेकिन जो प्रस्ताव पारित करेंगे उसके लिए कुल कितने सदस्य चाहिए, तो 50 सदस्य उसका पहले अनुमोदन करेंगे। मतलब अगर इस पे चर्चा होनी है तो कम से कम 50 सदस्य चाहिए चर्चा करने के लिए केवल। और ये 50 सदस्य के बाद अगर इस पे चर्चा आगे बढ़ती है और ये प्रस्ताव आता है, तो प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पूर्व उन्हें 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। जो लोकसभा अध्यक्ष होंगे उन्हें 14 दिन पहले से हमें सूचना देनी पड़ेगी कि आपके खिलाफ ऐसा प्रस्ताव ला रहे हैं हम आपको हटाने के लिए। ठीक है, तो ये होती है उनके पद त्याग की प्रक्रिया कि कैसे उनको पद त्याग होगा या उन्हें पद से हटाया जा सकता है। अब इनके पद से हटाए जाने के दौरान क्या होगा, अगर कोई ऐसा प्रस्ताव चल रहा है, ठीक है, प्रस्ताव चल रहा है, ऐसा प्रस्ताव अगर चल रहा है तो उस दौरान क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो पीठासीन नहीं रह जाएंगे। कहने का मतलब है वो लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे, बल्कि इनकी जगह पे कौन करेगा, उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे। ऐसे में क्या होगा, उपाध्यक्ष जी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे, उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे। अब यहां पे बात करते हैं उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे, लेकिन ये क्या होंगे, एक सामान्य सदस्य की तरह। अध्यक्ष जो होंगे, अध्यक्ष सामान्य सदस्य की तरह रहेंगे, सामान्य सदस्य की तरह रहेंगे। अध्यक्ष जी मतदान भी कर सकते हैं, अध्यक्ष जी मतदान भी कर सकते हैं, लेकिन ये मतदान सामान्य सदस्य की तरह करेंगे। जैसे पहले ये निर्णायक मत देते हैं, निर्णायक मत कब देते हैं, जब ये पीठासीन अधिकारी के पद पर होते हैं या उस कार्रवाई में भाग ले रहे होते, तो ये निर्णायक मत दे सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव आया है या प्रस्ताव चल रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, ये केवल सामान्य सदस्य की तरह मतदान करेंगे। ठीक है, और मतदान इन्हें सामान्य सदस्य की तरह करने का अधिकार होगा। उसके बाद ये उपाध्यक्ष जो पद होगा, पीठासीन अधिकारी का पद होगा, उसको कौन ग्रहण कर लेगा, उपाध्यक्ष ग्रहण कर लेंगे। और इनके पास क्या अधिकार होता है कि ये अगर इनके पद हटाए जाने की बात चल रही है तो ये सामान्य मत देंगे और निर्णायक मत देने का अधिकार इनका समाप्त हो जाता है। ठीक है, निर्णायक
मत देना, ठीक है, निर्णायक मत देना समाप्त हो जाता है उस समय के लिए जब इनके खिलाफ प्रक्रिया, जो भी इनको हटाए जाने की प्रक्रिया है वो चल रही होती है उस समय तक, ठीक है। तो ये हो गए कि हम उनको कैसे हटा सकते हैं। इसके बाद लोकसभा समाप्त कब तक नहीं होती है, लोकसभा का जो कार्यकाल है, कार्यकाल की अगर हम बात कर लें, इनके कार्यकाल की बात कर लें, लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल की बात कर लें, तो कार्यकाल इनका कब तक रहता है, जब तक नई लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग तक, फर्स्ट सत्र कह लें या मीटिंग कह लें आप, ठीक है। जो नई लोकसभा होके आएगी, चुनकर आती है, उसकी जो पहली मीटिंग होती है तब तक लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल रहता है। ये इनका कार्यकाल हो गया। अब इनके कार्य और शक्तियों की बात कर लेते हैं, इनकी क्या कार्य और क्या शक्तियां होती हैं उनमें बात कर लेते हैं। संसद के लिए जो भी नियम बनाने का अधिकार है, संसद के लिए नियम, ठीक है, संसद के नियम कौन बनाएगा, तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी बनाते हैं। इनकी कार्य और शक्तियों की बात कर लेते हैं। कार्य व शक्तियां, तो कार्य व शक्तियों में क्या है, संसद के लिए नियम कौन बनाएगा, तो लोकसभा अध्यक्ष बनाएंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं गणपूर्ति, गणपूर्ति क्या होती है, गणपूर्ति क्या होती है कि अगर लोकसभा में सदस्य कितने मौजूद हैं या कितने मिनिमम सदस्य जिनके उपस्थित होने पर कार्यवाही शुरू होगी, जो सत्र है वो चलेगा, तो वो गणपूर्ति होती है। और ये कितना होता है, जो कुल सदस्य हैं उनका 1/10, ठीक है, कुल सदस्यों का 1/10 जो गणपूर्ति होती है वो कुल सदस्यों का 1/10 होती है। और अगर इतने सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो जो सदन है या जो सत्र है उसका स्थगन करते हैं, ठीक है। तो स्थगन कौन करेगा, जो सत्र चलने वाला था या जो मीटिंग होने वाली थी, ठीक है, वो उसका स्थगन कौन करता है, उसका स्थगन करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये क्या है, इनकी शक्ति है, इनके अधिकार में होता है कि जब ये देखते हैं कि गणपूर्ति नहीं है तो उस स्थिति में क्या करते हैं, ये सदन को क्या करते हैं, स्थगित कर सकते हैं कि अभी सत्र नहीं चलेगा या जो भी सदन है उसकी कार्यवाही नहीं होगी गणपूर्ति ना होने पर। और इसको निर्धारित कौन करेगा, अंतिम निर्णय किसका होगा, तो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। उसके बाद अगर हम बात कर ले मत बराबर होने की स्थिति में, मत बराबर होने की स्थिति में कोई अगर गतिरोध चल रहा है, कोई विधेयक हो गया, ठीक है, कोई विधेयक हो गया, कोई प्रस्ताव हो गया, अगर कोई प्रस्ताव या विधेयक आता है उसमें मत बराबर होने की स्थिति होती है तो ये निर्णायक मत देते हैं, ठीक है, निर्णायक मत देते हैं। निर्णायक मत ये मोस्टली देते क्यों हैं, जो भी गतिरोध चल रहा होता है उसको समाप्त करने के लिए देते हैं। जो पक्ष विपक्ष में या जो दो दल होते हैं, एक तरफ पक्ष में एक तरफ विपक्ष वाले, तो जो लड़ रहे होते हैं उनका वो गतिरोध समाप्त करने के लिए, क्योंकि अगर मत बराबर हो जाते हैं तो ये निर्णायक मत देकर किसी एक तरफ अपना फैसला सुना देते हैं, तो ये निर्णायक मत दे देते हैं, ठीक है। और ये निर्णायक मत कब नहीं दे सकते हैं, जब इनको हटाने के लिए इनका जो प्रस्ताव की कार्रवाई है वो चल रही हो, तो उस संबंध में अगर इनको हटाए जाने के संबंध में दोनों पक्ष बराबर हो गए, आधे आधे हो गए, मत बराबर हो गए, तो उस कंडीशन में ये निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। इसको आप याद रखिएगा। अगर इनको हटाए जाने का प्रस्ताव आया है और उस प्रस्ताव पर दोनों के जो मत हैं, पक्ष और विपक्ष के, वो बराबर बराबर हो जाते हैं, तो उस संबंध में इनको निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है लोकसभा अध्यक्ष को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये निर्णायक मत दे सकते हैं। उसके बाद सदन के नेता जो होते हैं, सदन के नेता कौन होते हैं, जो लोकसभा होता है या लोकसभा हमारी होती है उसके सदन के नेता कौन होते हैं, ठीक है, सदन के नेता। तो आपको पता है सदन के नेता कौन होते हैं, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं।
और प्रधानमंत्री जी अगर इनसे कहते हैं, प्रधानमंत्री के कहने पर ये क्या करते हैं, गुप्त मीटिंग बुला सकते हैं। ठीक है, गुप्त मीटिंग, गुप्त मीटिंग का मतलब है गुप्त मंत्रणा कर सकते हैं। कहने का मतलब है उस मीटिंग में केवल जिन लोगों को जिन लोगों को बताया जाएगा उसके बारे में, या जिनको बुलाया जाएगा, वहां पे आमंत्रित किया जाएगा, केवल वही लोग जा सकते हैं। और जहां पे भी ऐसी मीटिंग अगर चल रही होती है, गुप्त मीटिंग, उसकी गैलरी में भी किसी को जाने का अधिकार नहीं होता है, उसके आसपास भी किसी को जाने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। जो भी गुप्त मीटिंग ऐसी चल रही होती है वहां सख्त निर्देश हो सकते हैं कि कोई नहीं जा सकता है। और वहां जाने देने का अधिकार, कौन जा सकता है, इसका अधिकार कौन देगा, तो इसका अधिकार कौन देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। तो अगर कोई भी गुप्त मीटिंग, और ये किसके कहने पर बुलाई जाती है, तो प्रधानमंत्री अगर कहते हैं तो उनके कहने पर ये मीटिंग बुलाई जाती है। और इसको बुलाने के लिए वहां पे कौन कौन सदस्य उपस्थित होंगे, इसका निर्देश कौन देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। ठीक है, उनके अनुसार ही वो जिसे चाहे उसे बुला सकते हैं। ठीक है, तो अंतिम निर्णय किसका होगा, लोकसभा अध्यक्ष का होता है। और लोकसभा की जो सभी समितियां होती हैं, इसके बाद इनकी जो कार्य और शक्तियां क्या है, लोकसभा की जो सभी समितियां होती हैं, लोकसभा की समितियां की संसदीय समितियां, लोकसभा की संसदीय समितियां होती हैं, जैसे लोक लेखा समिति हो गई और बहुत सारी समितियां हो गई। तो उनके जो सभापति होंगे, उन समितियों के सभापति कौन होंगे, उनको नियुक्त करने का काम किसका है, उनको नियुक्त करने का समितियों के सभापतियों को नियुक्त करने का काम, ठीक है, इनको नियुक्त करना। जो भी हमारी लोकसभा में संसदीय समितियां होती हैं, उनमें जो सभापति होंगे, उन समितियों के जो हेड होंगे, उनको नियुक्त कौन करेगा, तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष उनको नियुक्त करते हैं। तो ये क्या हो गए, इनके कार्य और कुछ शक्तियां हो गई जो इंपॉर्टेंट थी, जो हमें पढ़नी चाहिए थी। अब इसके बाद आ जाती है उपसभापति की बात, उपाध्यक्ष की बात। ये लोकसभा अध्यक्ष के बारे में प्रावधान हो गए। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हमने क्या क्या चीजें जानी, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि लोकसभा की समस्त कार्यवाहियां या संसद की समस्त कार्यवाहियां, उसके लिए दिशा निर्देश, उसके लिए नियम कानून कौन तय करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का पद एक इंपॉर्टेंट चीज है। लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है, अगर हम संविधान में देखें तो कौन से नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है पूरे संविधान में। अगर ऊपर से हायरार्की जिसे बोलते हैं उसे हम देखेंगे तो ये 7वें नंबर पे आते हैं। और किसके इक्विवेलेंट होता है, किसके बराबर होता है, तो जो हमारे CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या हम कह सकते हैं जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनके पद के इक्विवेलेंट होता है, उनके पद के बराबर होता है। इसकी जो वैल्यू है लोकसभा अध्यक्ष के पद की, उसकी वैल्यू मुख्य न्यायाधीश के पद के बराबर होते हैं। जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके पद के बराबर लोकसभा अध्यक्ष के पद की वैल्यू होती है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये पद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत गरिमापूर्ण और बहुत सम्माननीय होता है। ठीक है, ये जो भी अपने कार्य, अपने कृत्य करते हैं, जो हमारी संसद होती है, जो भी निर्देश दे सकते हैं, इनके किसी भी कार्य को, किसी भी निर्देश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, या हम ये कह सकते हैं कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है ये। ठीक है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। संसदीय कार्यवाही की अगर ये कार्यवाही में कोई नियम कानून या कुछ भी बनाते हैं तो वहां पे ये न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है, हमें याद रखना है। और क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद इनको हटाए जाने के प्रावधान हमने देख लिए, 3 तरह से इनको हटाया जा सकता है। एक तो क्या कि उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, अगर ये सदस्य ना रहे, जो सदन है उसके सदस्य ना रहते हैं, जो हमारा लोकसभा है उसकी सदस्यता इनकी समाप्त हो जाए तो उस कंडीशन में इनका पद हट जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या होती है, इन्हें हटाने के लिए क्या करना पड़ता है,
अगर सोचना भी है उसके बारे में, अगर इसके बारे में विचार भी आता है तो 50 लोगों के दिमाग में आना चाहिए। एक आदमी के दिमाग में आने से कुछ नहीं होगा, 50 लोग इस पे चर्चा कर सकते हैं केवल, और उसके लिए सम्मति कितने लोगों की होनी चाहिए? 50 लोगों की। अगर ऐसा 50 लोग करते हैं तो वो जो प्रस्ताव है वो आएगा, और प्रस्ताव लाने के लिए क्या करना पड़ता है? 14 दिन पहले इनको हमें बताना पड़ता है। 14 दिन पहले हम इन्हें बताएंगे लोकसभा अध्यक्ष को, उसके बाद वो प्रस्ताव आता है। वो प्रस्ताव आ जाने के बाद ये अपने पद पर उस टाइम नहीं रहेंगे, और ये सभापति के पद से जब ये प्रक्रिया चल रही होती है तब ये सभापति जो लोकसभा अध्यक्ष का या पीठासीन अधिकारी का काम है वो नहीं करेंगे, और उस कंडीशन में काम कौन करेगा? तो हमारे जो उपाध्यक्ष होते हैं वो काम करेंगे। और उस कंडीशन में जो इनका निर्णायक मत देने की शक्ति है वो भी समाप्त हो जाती है। लेकिन ये संसद की कार्यवाही में भाग भी ले सकते हैं और उसमें मतदान भी कर सकते हैं, लेकिन एक सामान्य सदस्य की तरह ही मतदान करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद हम इनकी शक्तियों की बात कर लेते हैं। तो शक्तियों में एक तो निर्णायक मत वाली शक्ति हो जाती है। उसके बाद ये गुप्त मीटिंग बुला सकते हैं। किसके कहने पर बुलाई जाती है? जो हमारा सदन का नेता होता है। सदन का नेता, लोकसभा के सदन का नेता कौन होता है? तो बताइए आप। प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, या सदन के नेता इन्हें कहते हैं। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो उनके कहने पे ये मीटिंग बुला सकते हैं। उस मीटिंग जहां पे भी वो चल रही होती है उसकी गैलरी आसपास कोई नहीं घूम सकता, कोई नहीं टहल सकता है, किसी को अधिकार नहीं है वहां जाने का। और वहां जाने के लिए अधिकार कौन दे सकता है? तो केवल लोकसभा अध्यक्ष हैं जो वहां जाने का, उस मीटिंग में जाने का किसी को अधिकार दे सकते हैं। ये किसके पास शक्ति है? तो ये केवल लोकसभा अध्यक्ष के पास शक्ति निहित होती है। उसके बाद और इनके अभी जो कार्य और शक्तियां थी उनमें हमने पढ़ा था संसद के लिए जो सभी नियम कानून बनाना होता है, ठीक है, या फिर जो लोकसभा की सभी समितियां होती हैं, ठीक है, संसदीय समितियां होती हैं लोकसभा की, वो संसदीय समितियों में जो भी उनके पीठासीन या कहते हैं सभापति, समितियों के जो हेड होते हैं वो हेड कौन नियुक्त करता है? तो उनको भी नियुक्त करते हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष। तो ये इनके कार्य और शक्तियां हो गई, ठीक है। और इनके हटाए जाने के क्या प्रावधान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इतना जोर देकर ये मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आप याद रखिएगा, ये पद हमारे संविधान में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मुख्य न्यायाधीश के पद के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, कभी क्वेश्चन के फॉर्म में इसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम समझ लेते हैं उपाध्यक्ष के पद के बारे में। लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा उपाध्यक्ष को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को भी जो सदस्य होते हैं लोकसभा के उनमें से ही नियुक्त किया जाता है। किसी एक को मतदान के आधार पर कौन नियुक्त करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त करता है, ठीक है। नियुक्त कौन करेगा? इनको नियुक्त करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इनको नियुक्त कर देते हैं। अब उपाध्यक्ष नियुक्त हो जाते हैं और उपाध्यक्ष के नियुक्त हो जाने के बाद इनको जो हटाए जाने की प्रक्रिया है वो सेम अध्यक्ष वाली है। जैसे अध्यक्ष को हटाया जा सकता है उसी प्रकार को से लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उन्हें हटाया जा सकता है। एक तो ये सदन के सदस्य ना रहे, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, अगर सदन के ये सदस्य नहीं रहते हैं, किसी प्रकार से इनकी सदस्यता लोकसभा में समाप्त हो जाती है, तो उस कंडीशन में अपने पद पर नहीं रहेंगे। उसके बाद ये अपना त्याग पत्र किसे देंगे? अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? अध्यक्ष को, ठीक है। ये त्याग पत्र किसे देते हैं? त्याग पत्र किसे देंगे? अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे देते हैं और त्याग पत्र में लिखित हस्ताक्षर के आधार पर ये लिख के देते हैं कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, ठीक है, या पद त्याग कर रहा हूं। तो उस कंडीशन में दूसरी तरह से इनका पद रिक्त हो जाता है। तीसरी जो कंडीशन है वो सेम है कि इनको अगर पद त्याग करना है या इनको पद से हटाना है तो जो लोकसभा के सदस्य हैं वो बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं। बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद 14 दिन पूर्व सूचना देकर, सूचना द्वारा बहुमत से
से प्रस्ताव पारित कर लोकसभा सदस्य, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, लोकसभा के सदस्य, या इतना ही हम लिखते हैं यहाँ पे, आप समझ जाएंगे कि बहुमत से प्रस्ताव पारित करके जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनको हटा सकते हैं और 14 दिन पूर्व उनको सूचना देनी पड़ती है अगर हमें उपाध्यक्ष को हटाना है तो। अब ये उपाध्यक्ष की बात हो गई। और जब भी अध्यक्ष अपने पद पर नहीं रहेंगे या अध्यक्ष का पद किसी तरह से रिक्त होगा, अध्यक्ष बीमार हो जाते हैं, अध्यक्ष की लड़की की शादी हो, ठीक है, अध्यक्ष के बेटे की शादी हो, अध्यक्ष जी उपस्थित ना हो, किसी भी कंडीशन में जब अध्यक्ष उपस्थित नहीं होंगे तो उपाध्यक्ष उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे, ठीक है। अध्यक्ष नहीं होंगे तो कौन करेगा कार्यों का निर्वहन, और जब वो कार्यों का निर्वहन करेंगे उपाध्यक्ष तो उनको सभी शक्तियां कौन सी मिल जाएंगी, अध्यक्ष वाली। उस समय के लिए सभी शक्तियां कैसी होंगी, अध्यक्ष वाली उनको मिल जाएंगी, और वो संसद की जो भी कार्यवाही होगी उसका निर्वहन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर उपाध्यक्ष भी भाई उपस्थित ना हो, आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आ सकती है क्योंकि आप बहुत जिज्ञासु प्राणी हैं, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि भाई नहीं, हमें तो उपाध्यक्ष की भी बेटे की शादी करानी है और दोनों की एक ही दिन पे है, ठीक है, हम तो ऐसा मानते हैं, ठीक है। आप कहेंगे हम तो ऐसा मानते हैं, आप नहीं मानेंगे हमारी बात। तो उसके कंडीशन में कौन जो होगा सदन चलाएगा या सदन की जो कार्यवाही होगी उसको कौन संचालित करेगा, तो उस कंडीशन में संचालित कौन करेगा, इसके लिए हमने स्टार्टिंग में एक तीसरा जो पद लिखा था लोकसभा में, वो क्या था कि सभापति पैनल, ठीक है, सभापति पैनल। तो इस सभापति पैनल क्या होता है इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। सभापति पैनल के बारे में कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, तो ये क्या होता है सभापति पैनल। सभापति पैनल, ये सभापति पैनल क्या होता है, सभापति पैनल में एक्चुअली जो हमारे अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष के द्वारा सदस्यों में से 10 व्यक्तियों को जो अध्यक्ष जी होते हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष, वो क्या करते हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनमें से 10 व्यक्तियों को सभापति पैनल में शामिल करते हैं। और ये सभापति पैनल का काम क्या होता है कि जब भी लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा के उपाध्यक्ष कोई भी उपस्थित ना हो, उस कंडीशन में संसद की जो सभी कार्यवाहियां होती हैं, संसद की जो कार्य हैं वो कौन संचालित करेगा, तो उनको इस पैनल के कोई भी सदस्य जो उपस्थित होंगे उनमें से कोई भी सदस्य जो कार्यवाही है उसको संचालित कर सकता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, जैसे हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के ना होने पे कौन करेगा, उपराष्ट्रपति काम करते हैं, उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे तो सीजेआई करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस नहीं शामिल होते हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के होंगे, वरिष्ठतम होंगे, वो करेंगे। अब वो भी नहीं है तो उनसे जो नीचे या और सबसे जो वरिष्ठतम, इसी तरह से वरिष्ठता का क्रम उसमें रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम देख लेते हैं कि या तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, नहीं तो उपाध्यक्ष करेंगे। उपाध्यक्ष नहीं होंगे तब सभापति पैनल की आवश्यकता पड़ेगी, और इसमें जो उपस्थित सदस्य होते हैं, और इसमें कितने सदस्य होते हैं, 10 सदस्य होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखिएगा। तो ये इसका संचालन करते हैं, जो कार्यवाही होगी उसका संचालन कौन करेगा, इस पैनल के सदस्य करते हैं। अब उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है, 3 ये सदस्य होते हैं मुख्य रूप से, 3 की चर्चा कर ली हमने। उसके बाद जो होते हैं हमारे और कौन कौन सदस्य होते हैं जो इसमें शामिल होते हैं, तो लोकसभा के सभापतियों की तालिका इसमें हमने देख ली, 10 व्यक्ति होते हैं। अब एक सामयिक अध्यक्ष भी होता है। सामयिक अध्यक्ष की बात करते हैं तो सामयिक अध्यक्ष क्या होता है, अभी हमने बात करी थी जब हमने लोकसभा के कार्यकाल के बारे में बताया, तो लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल के बारे में, तो हमने कहा था कि जो पहली मीटिंग होती है, जब अगली लोकसभा चुनकर आएगी उसकी पहली मीटिंग, ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो एक नई टर्म होती है, वो क्या होता है, सामयिक अध्यक्ष। सामयिक अध्यक्ष, सामयिक अध्यक्ष का मतलब क्या होता है
कि यदि ये पिछली लोकसभा के अध्यक्ष रहे, अभी अभी नई लोकसभा चुनकर आई है और नई लोकसभा निर्वाचित होकर आई है, और नई लोकसभा में जो पहली मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग, पहला सत्र या पहली मीटिंग मान लो, जो पहली मीटिंग है, तो उसकी कार्रवाई में हमने कहा था कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनका पद लोकसभा के विघटित होने पर विघटित नहीं होता है, और वो कब तक बना रहता है, जब लोकसभा चुन के आती है नई वाली और उसका पहला सत्र होता है या पहले दिन की जो कार्यवाही होती है उसमें कौन भाग लेता है, जो पुराने हमारे पिछली लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो उसमें भाग लेते हैं, या उसकी कार्यवाही के पहले दिन को संचालित कौन करते हैं, पुराने लोकसभा अध्यक्ष। तो ऐसे जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं जो पिछली लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और नई लोकसभा में कार्य करते हैं पहले दिन, उनको क्या बोलते हैं, हम सामयिक अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कह सकते हैं हम, पिछली लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, और ये पिछली लोकसभा के अध्यक्ष हैं जो नई लोकसभा चुन के आई है उसकी पहली मीटिंग में भाग लेते हैं और पहली मीटिंग का जो सत्र संचालन है वो करते हैं, तो ये सामयिक अध्यक्ष कहलाते हैं। तो अगर सामयिक अध्यक्ष अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है तो आप बताएंगे कि सामयिक अध्यक्ष क्या होते हैं, और हो सकता है पूछ लिया जाए तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित जो भी हमारी प्रावधान थे या जो उनकी शक्तियां थी उनको कैसे हटाया जा सकता है, उपाध्यक्ष की क्या शक्तियां थी, और आपने कुछ नया सीखा होगा, जैसे आपने सभापति पैनल के बारे में सुना, तो सभापति पैनल, अब उपसभापति पैनल भी होता है जो किसमें होता है, राज्यसभा में होता है, उसको हम राज्यसभा में समझेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, और आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे जो भी वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और इसी तरह हम अच्छे से पॉलिटी को समझने वाले हैं, लक्ष्मीकांत का रेफरेंस लेके हम इसको समझ रहे हैं। आपके किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन लगभग इससे नहीं छूटेगा, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बाकी मिलते हैं, जो हमारे राज्यसभा के सभापति हैं उनके बारे में जानेंगे, राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।